ओके जी, अब हम जिस वर्किंग की बात करने जा रहे हैं दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आज हम क्रिएट करने लगे हैं अपने इसी ओल्ड डेटाबेस में टेबल, जो कि हम डिज़ाइन व्यू की मदद से क्रिएट करेंगे। मैंने टेबल डिज़ाइन पे क्लिक किया। जैसे ही आप टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे आपने देखा कि आपके पास आपके वर्किंग एरिया के अंदर एक नया इन्वायरमेंट ओपन हुआ है। याद रखिएगा, जब भी हम प्रोफेशनली वर्किंग करते हैं तो हम टेबल डिज़ाइन की ऑप्शन को यूज़ करके ही वर्किंग करते हैं। मेरे पास किसी भी टेबल को डिज़ाइन मोड से क्रिएट करने के लिए 4 ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आती हैं। पहली ऑप्शन फील्ड नेम, दूसरी ऑप्शन डेटा टाइप, तीसरी ऑप्शन डिस्क्रिप्शन, जबकि चौथी ऑप्शन फील्ड प्रॉपर्टीज के नाम से जानी जाती है। मैं एक टेबल स्टूडेंट के नाम से यहाँ बनाने जा रहा हूँ, पर ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ पर जो टेबल बना रहा हूँ उसको हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं कि एक कॉलम कर लेते हैं और 2 रोज करते हैं, ऑटो फिट टू कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं चले एक सादा सा टेबल हम स्टूडेंट का ही टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट के टेबल में क्या क्या चीज़ें मैं लूँगा, मैंने कह दिया पहले हम ले लेते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम। याद रखिएगा, कोशिश करें कि फील्ड्स के नाम के दरमियान कोशिश क्या करें, आपने फील्ड्स के नाम के दरमियान स्पेस नहीं देनी। नंबर सेकंड, एस लुक्स डिफरेंट, लेकिन ये कि ये मुझे बताता है कि ये एक स्टूडेंट फील्ड है। जेंडर कर लेते हैं, फी कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन, कंट्री, पिक्चर, एज। आई ट्राइड के तमाम फील्ड ले लिए जाएं। अदर्स, CNIC, अदर्स को ना नीचे ले आते हैं, CNIC को हम ऊपर कर लेते हैं। ओके जी, एज के बाद हम ले लेते हैं एक और फील्ड। अरसलान बच्चा सामने देखो, स्टूडेंट के बारे में और क्या ले लें, चलें उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। ओके, अब ये फील्ड्स हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल को सेव कर लिया मैंने। इसको मैं करता हूँ कॉपी और मैं इसको सेव कर रहा हूँ एक्सेल 2013। ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। ठीक है जी, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ठीक है,
मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके जी, ये मेरा मैंने एक लेआउट खड़ा किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर टेबल बनाना है, तो ये जो चीज़ें आपने लिखी हैं ना, ये आपके फील्ड नेम है। अगर आप याद हो आपको, जब आप एक्सेल में करते थे, आईडी के नीचे आप आईडी लिखते थे, सीरियल नंबर, नेम के नीचे नेम होते थे, फादर नेम में, तो ये मेरे फील्ड नेम्स हैं। तो अब यहाँ पर भी वही ऑप्शन आ रही है कि पहली ऑप्शन फील्ड नेम्स है, तो मैं ऐसे करता हूँ, उसको थोड़ा सा रिस्टोर मोड में लेके जाके इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और इस साइड पे डॉक कर लेता हूँ, और वर्ड वाली जो फाइल है इसको बड़ा करके इस साइड पे डॉक कर लेता हूँ, और इसका थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे काम करने में इशू ना हो। ओके, अब मैं यहाँ गया, SID मैंने फील्ड लिया, SID, S नेम, S फादर नेम, S जेंडर, S फी, S ईमेल, S qualification, S country, S picture, S age, student area of interest, CNIC, if not belongs to student, it belongs to father of or guardian of student, then others। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फील्ड नेम्स मेंशन कर दिए। जब आपने फील्ड नेम मेंशन कर दिए हैं तो इन सब की अब आगे आ रही है डेटा टाइप्स। क्या लिखा हुआ आ रहा है उस पर? शॉर्ट टेक्स्ट। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, डेटा टाइप क्या होती है। किसी भी फील्ड में किस तरह का डेटा एंटर किया जा सकता है, ये चीज मेरी डेटा टाइप बताती है। यानी मेरे पास एक आईडी फील्ड है, चलें आईडी को भी छोड़ते हैं, मैं नेम की बात करता हूं। मदीहा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि नेम फील्ड में क्या आएगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट का नाम आएगा, एंड आई एम डेड श्योर कि ये ABC पर मुश्तमिल होगा और इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। मैं इसके सामने वाले बॉक्स पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आपको यहाँ एक ड्रॉप डाउन बॉक्स नजर आया था, इस पे आपने क्लिक किया तो आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस आ रही हैं। उसमें शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है, डेट एंड टाइम है, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट एंड कैलकुलेटेड। सो कैलकुलेटेड तक ये 11 डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो कि मुझे ऑफिस 365 या ऑफिस 2013 में जो है वो नजर आती हैं। यही तमाम डेटा टाइप ऑफिस 2010 में भी हैं, लेकिन वहां पर लॉन्ग टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट की बजाय शॉर्ट टेक्स्ट को टेक्स्ट जबकि लॉन्ग टेक्स्ट को मेमो कहा जाता है। ठीक, पर यहां हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट है। शॉर्ट टेक्स्ट क्या होता है? ऐसी डेटा टाइप जिसमें आपके डेटा के अंदर 255 कैरेक्टर्स आ सके, वो आपका शॉर्ट टेक्स्ट कहलाता है। यहाँ 255 से क्या मुराद है, मैं यहाँ आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ अपना नाम लिखता हूँ, मैंने टाइप किया अपना नेम, माय नेम इज सैयद अत्हर अली बुखारी, ये मेरा नाम है। अगर आप मेरे नाम में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 स्पेस को इंक्लूड करना है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कैरेक्टर्स हैं जो मेरे पास इस नाम को स्टोर करने के लिए चाहिए। याद रखिए, ऐसी
डेटा टाइप जिसमें 255 कैरेक्टर्स तक डेटा स्टोर किया जा सकेगा उसे हम शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप कहेंगे। मैं रिपीट करता हूं, ऐसी डेटा टाइप जिसमें आपके पास 255 कैरेक्टर्स तक डेटा स्टोर किया जा सकता है उसे हम शॉर्ट टेक्स्ट कहते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट ऐसी डेटा टाइप है जिसमें 255 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी का असूल बना लेना है कि जब मैं टेक्स्ट बोलूं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी डेटा टाइप जिस पर कैलकुलेशंस नहीं हो सकती उसे टेक्स्ट डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब किसी ने कहा सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं यहां पर एक नया फील्ड लेता हूं। फादर नेम से पहले आप राइट क्लिक करें, आप रो कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अगर कॉपी होगा तो पेस्ट कर सकते हैं, नई रोज इंसर्ट कर सकते हैं, पुरानी रोज डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से रो की प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी इनकी बात नहीं की, मैं यही राइट क्लिक करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ इंसर्ट रो, जस्ट लाइक एक्सेल। मैंने यहाँ एक नई रो ऐड की, आप में से एक स्टूडेंट बोल भी रहा था, मैंने जान के नहीं था लिखा ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो मैंने कहा एस एड्रेस, ये मैंने एक फील्ड यहाँ पे ले लिया। अब अगर एड्रेस की बात की जाए तो इट शुड बी कि एड्रेस पर कैलकुलेशन नहीं होगी, एड्रेस हमेशा टेक्स्ट की शक्ल में होगा। ठीक है ना, तो जब एड्रेस टेक्स्ट की शक्ल में होगा तो मैंने शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट किया, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एड्रेस है वो 255 कैरेक्टर से बड़े डाटे पर मुश्तमिल हो। अगर मेरा टेक्स्ट 255 कैरेक्टर से ज्यादा डाटा पर मुश्तमिल है तो मैं शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप के साथ एंट्री नहीं कर पाऊंगा। ये एंट्री कहाँ होनी है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब 255 से ज्यादा डाटा अगर आपने स्टोर करना हो तो आप इसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और अपनी डाटा टाइप को लॉन्ग टेक्स्ट कर देंगे। लॉन्ग टेक्स्ट, इस पर कैलकुलेशंस नहीं हो सकती, इसमें 255 कैरेक्टर से ज्यादा डाटा स्टोर होगा। सिंपली रिपीट इट अगेन, नो कैलकुलेशन अलाउड and more than 255 characters of data can be entered in that। मेरी वैसे कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट टेक्स्ट की ऑप्शन ही ज़्यादा प्रेफर करूं। नेक्स्ट, जेंडर। जेंडर क्या होता है? देखिए, किसी भी फील्ड से रिलेटेड डिटेल के लिए मैं डिस्क्रिप्शन ऑप्शन इस्तेमाल करता हूं। मैंने कहा जेंडर, इसमें क्या आ सकता है? मैं कहता हूं एम में लिखूंगा फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल। याद रखें डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने कह दिया एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल, सो आई जस्ट गो देयर एंड यूज द सिंबल कि एम फॉर मेल। कोई वैसे रूल नहीं है, अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई इशू नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन ऑप्शनल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल। अगर आप किसी और फील्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, आप सबके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। मैं कहता हूं इसके आगे, इसमें क्या होता है, मैं कहता हूं प्लीज एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट इन दिस फील्ड। ठीक है, फादर नेम है, मैं कहता हूं प्लीज एंटर father name of student, then address, please enter the complete address of student। कोई भी आप मैसेज दे सकते हैं, नहीं भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट याद रखिएगा, जब आप एक सॉफ्टवेयर किसी को बना के देते हैं, हो सकता है 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद उसको इस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आए,
तो वो दोबारा आपके पास आएगा, वो आपसे इस सॉफ्टवेयर में एडिटिंग मांगेगा, वो आपको कहेगा कि इस सॉफ्टवेयर में आप तब्दीली करके दें या इसमें कोई वर्किंग करके दें। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए हम उसमें डिस्क्रिप्शन ज़रूर मेंशन करते हैं ताकि मुझे बाद में भी याद रहे कि इस फील्ड में किस तरह का डाटा जो है वो एंटर किया जा सकता है। नेक्स्ट मैंने कह दिया फ़ी है। अब ज़रा जेंडर पे देखिए, जेंडर में क्या होगा, एम या एफ। मैंने यहाँ क्लिक किया, शॉर्ट टेक्स्ट इसकी मैंने डाटा टाइप ले ली। फ़ी पे क्लिक किया, मैंने कहा एस फ़ी, और फ़ी में जाकर मैंने कह दिया कि फ़ी नंबर होनी चाहिए। सो आई जस्ट क्लिक नंबर ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर दिया तो नंबर ऑप्शन जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। आप इसे कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, मैंने इसको नंबर ले लिया है। ईमेल पे क्लिक करता हूँ, मैंने ईमेल पे क्लिक किया। ईमेल में टेक्स्ट ऑब्वियसली आएगा, लेकिन जब भी हम ईमेल लिखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसी वर्किंग हो कि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूं मेरे पास क्या हो कि वो किसी को मेल चली जाए। तो मैंने यहाँ से ऑप्शंस में सर्च आउट किया तो मेरे पास एक ऑप्शन है जो कि हाइपरलिंक के नाम से है। मैं ऐसे करता हूँ, एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर यहाँ पे यूज़ करूँगा। शॉर्ट टेक्स्ट मैं जिस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकता, इसका फील्ड साइज 255 करैक्टर से कम होगा। लॉन्ग टेक्स्ट मैं इस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर आने वाला डाटा 255 करैक्टर से बड़ा होगा। नंबर मैं इस पर कैलकुलेशन कर सकता हूँ। डेट एंड टाइम, डेट या टाइम को स्टोर करने के लिए हम डेट एंड टाइम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। करेंसी पैसों का हिसाब किताब करने के लिए, या आपने अगर कोई भी करेंसी सिंबल आपने यूज़ करना है या कोई भी करेंसी कन्वर्जन करना चाह रहे हैं तो आप करेंसी डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, अगर मेरे डेटाबेस में एक से ज़्यादा करेंसी फॉर्मेट यूज़ हुए हैं तो मैं करेंसी डेटा टाइप इस्तेमाल करता हूँ, अदरवाइज मैं नंबर डेटा टाइप ही यूज़ करूँगा। याद रखें, करेंसी डेटा टाइप इस्तेमाल करने से आपके डेटाबेस जो है वो थोड़ा हैवी हो जाता है। ऑटो नंबर, अगर मैं चाहता हूं कि नंबर्स खुद ब खुद असाइन हो जाएं, मुझे एंटर ना करने पड़े, तो दो तरह से नंबर असाइन हो सकते हैं, एक रैंडमली और एक इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट से मुराद है कि अगर पहला 1 है 2 3 4 5 6 एक एक का इजाफा होता रहेगा, जबकि रैंडमली से मुराद है कि आपके रैंडम नंबर जो हैं वो जनरेट होंगे। यस नो, समटाइम हम कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स के तौर पे स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हम यस नो की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। OLE ऑब्जेक्ट, तस्वीरों को स्टोर करने के लिए, हम पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए, ब्लॉग्स को स्टोर करने के लिए हम OLE ऑब्जेक्ट की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। हेयर ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेड। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास हाइपर लिंक है। अगर आप वेब पेजेस का लिंक देना चाहते हैं या उस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली जो है वो लिंक जो है वो एग्जीक्यूट कर जाए और आपके ब्राउज़र के अंदर आपका वेब पेज खुल जाए, तो हम हाइपर लिंक की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। चीज़ों को अटैच करने के लिए अटैचमेंट ऑप्शन, जबकि कैलकुलेशंस करने के लिए हम कैलकुलेटेड ऑप्शन जो है इस्तेमाल करते हैं। मैंने इस ऑप्शन को क्लोज किया, मैं एक नई रो इंसर्ट करता हूँ। ईमेल से पहले मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट रो में जाके मैंने कह दिया इज एजुकेटेड। क्या वो एजुकेटेड है या नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ है या नहीं होगा तो मैं यस या नो स्टोर करूँगा। एक और डेटा टाइप में यहीं पे फील्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं कह देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ है सो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ डेट एंड टाइम, तो मैं यहाँ से डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर उसकी फ़ीस थी, मैंने अभी बोला कि हम उसको करेंसी के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जो फ़ीस है वो एक ही करेंसी पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही है तो फिर हम नंबर डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। इज़ एजुकेटेड ईमेल एड्रेस के लिए हमने फाइनल किया है कि हम लिंकिंग करना चाहते हैं तो हाइपर लिंक यूज़ करेंगे। क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो मैं यहाँ कह देता हूँ कि मेरे पास जो है क्वालिफिकेशन, मैं शॉर्ट टेक्स्ट कह देता हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट दे दें। कंट्री के लिए मैं शॉर्ट टेक्स्ट कह देता हूँ। पिक्चर के लिए मैंने कहा था आप ऑब्जेक्ट को लिंक या एम्बेड करना चाहते हैं, मैंने OLE ऑब्जेक्ट की ऑप्शन यूज़ कर ली। एज के लिए आपको नंबर की ऑप्शन यूज़ कर लें, इस पर कैलकुलेशन हो सकती है, हर साल एज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल हो सकती हैं, मैंने लॉन्ग टेक्स्ट कर लिया। और NIC ये भी मेरा टेक्स्ट होगा। वो दूसरी बात है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स आएंगे,
इसलिए मैंने नंबर्स आएंगे, मैंने क्लिक किया अदर्स पे, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मैं इसे अटैचमेंट्स की शक्ल में अपने पास अटैच करूँगा। कैलकुलेटर और लुकअप की ऑप्शन जो हैं वो मैं अभी आपको डिस्कस नहीं कर रहा आपसे। मैंने क्लिक किया जी। मैंने किसी भी टेबल को अगर आपने डिज़ाइन व्यू से क्रिएट करना है तो किसी भी टेबल को डिज़ाइन व्यू से क्रिएट करने के लिए आप फील्ड नेम यूज़ करेंगे, आप हर फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी डाटा टाइप यूज़ करेंगे और हर डाटा टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग आप उसकी डिस्क्रिप्शन चूज़ करेंगे। 3 चीज़ें आपने चूज़ कर ली। याद रखिएगा फोर्थ वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये है फील्ड प्रॉपर्टीज़। हर फील्ड की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। मैं नेम की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ। मैंने नेम को शॉर्ट टेक्स्ट की शक्ल में जो है वो यहाँ डिस्क्राइब किया। अच्छा, आईडी में चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज करे, तो फिर इसके लिए हम ऑटो नंबर की ऑप्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो याद रखिएगा मैंने कोशिश की कि इस टेबल के अंदर मैं तमाम डाटा टाइप्स जो हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ। हमने देख लिया ऑटो नंबर, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, येस नो, हाइपरलिंक, OLE ऑब्जेक्ट, नंबर्स एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दिस। हमने सारी यहाँ पे जो है वो ये देख ली है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ सबसे पहले आईडी से स्टार्ट लेते हैं। आईडी है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर की फील्ड प्रॉपर्टीज में आए F6। अगर आप यहाँ से स्विच करके नीचे जाना चाहते हैं, मैं नीचे आ गया। वो कहता है ये फील्ड किस तरह के इंटीजर ले। मैंने कहा लॉन्ग इंटीजर। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप रेप्लिकेशन आईडीज भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं रेप्लिकेशन आईडी यूज नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग इंटीजर लेता हूँ। अब लॉन्ग इंटीजर की वैल्यू 2 तरह से हो सकती है, इंक्रीमेंटेड जैसे मैंने अभी बोला 1 2 3 4 5 एक एक के इजाफे से शो करें, या रैंडम। अब रैंडम से ये होगा कि जैसे आप अगर आप एक ऐसी कंपनी में आपने डेटाबेस बनाया है जहां ऐसे नंबर जनरेट करने हैं जो कि जनरेट करने वाले को भी ना पता हो, तो उसके लिए हम रैंडम की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा जैसे ये आपके कॉलिंग कार्ड्स होते हैं, इनके ऊपर जो नंबर होता है वो प्रिंटिंग करने वालों को भी नहीं पता होता कि क्या नंबर होगा, या डेटाबेस ने क्या नंबर जनरेट करके उसके ऊपर कोटिंग की है। तो होता ही है कि वो 16 डिजिट का एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर लेते हैं। हम रैंडम नंबर की बात नहीं कर रहे, हमने यहाँ से कह दिया इंक्रीमेंटेड नंबर। इसकी कैप्शन देखिए, इस डजंट लुक गुड, SID, इस डजंट लुक गुड, आई जस्ट सेड इट्स STUDENT, स्टूडेंट ID। ये इसका पूरा नाम बन जाएगा। याद रखिए एक होता है नाम जो ये है, एक होती है कैप्शन जो ये है, निक नेम कैप्शन कहलाती है। इंडेक्स्ड, क्या इसको इंडेक्स करें? ऐसे फील्ड्स जिन पर सर्चिंग करना होती है हम उन्हें इंडेक्स करते हैं ताकि सर्चिंग फास्ट हो जाए। हर वैल्यू को, हर रो को, हर फील्ड को, हर एंट्री को एक अलग नंबर दिएगा आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, यानी एक्सेस ऑटोमेटिकली आपके फील्ड के हर डाटा को एक अलग नंबर देगा और उस नंबर के मुताबिक आपकी जो वर्किंग है वो परफॉर्म होगी। यहाँ मैंने कह दिया इंडेक्स्ड, इंडेक्स पे मैंने कह दिया यस, इंडेक्स को यस कर दिया। एंड डुप्लीकेट्स ओके का मतलब ये है कि यहाँ पर आप डुप्लीकेट्स वैल्यूज जो हैं वो एंटर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इस डाटा टाइप को ऑटो नंबर किया है और इंक्रीमेंट किया है, तो याद रखिए इंक्रीमेंट में तो डुप्लीकेशन का चांस ही नहीं है क्योंकि वैल्यूज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स्ड डुप्लीकेट्स ना हो सकें तो आप यहाँ पर डुप्लीकेट ओके की ऑप्शन को करते हैं नो डुप्लीकेट्स। अब इसका मतलब ये होगा कि हर एंटर होने वाली वैल्यू को सर्चिंग के रूल के मुताबिक ऑटोमेटिकली इंडेक्स्ड किया जाएगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट, जब इस फील्ड की टेक्स्ट अलाइनमेंट हो तो जर्नल का मतलब ये है कि आपका ये वही ऑप्शन है जब आप एक्सेल में कंट्रोल 1 करके फॉर्मेट सेल से नंबर की ऑप्शन में सिलेक्ट करते थे कौन सी डाटा टाइप आपने चूज करनी है। तो उसके लिए यहाँ मैंने बताया जर्नल। जर्नल का मतलब है अगर नंबर होंगे तो राइट साइड पे आएगा, अगर टेक्स्ट होगा तो लेफ्ट साइड पे आएगा। आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट, सेंटर, राइट या डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट्स यूज करके अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बाकी तमाम प्रॉपर्टीज को डील नहीं किया। लुकअप की प्रॉपर्टीज है ये, जब मैं लुकअप विजर्ड की ऑप्शन यूज करूंगा, यानी यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स से मैं लुकअप विजर्ड की ऑप्शन चूज करूंगा, फिर आपको ये ऑप्शन नजर आएगी। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर क्लिक करके आईडी पे ये सेटिंग्स की। नेम की थोड़ी सी बात करते हैं। जब जैसे मैंने नेम के ऊपर क्लिक किया तो मैंने देखा कि मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज बढ़ गई हैं। तो मैं
इन सब प्रॉपर्टीज को नेम की बजाय एक ऐसे फील्ड पर डिस्कस करता हूं जिस पे आप इन तमाम प्रॉपर्टीज को ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, किसी भी फील्ड में तमाम प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना भी जरूरी नहीं है, यानी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप तमाम करेक्टरिस्टिक्स को, तमाम प्रॉपर्टीज को ही सेट करें। सिर्फ वही प्रॉपर्टीज सेट की जाती हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। तो देख सकते हैं कि मैंने एक फील्ड की प्रॉपर्टी सेट करनी है और आपको बाकी के तकरीबन 15, 16, 17 या 20 जितने भी फील्ड्स हैं इन सब की प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली हैंडल करना है। मैंने यहाँ पर जेंडर की ऑप्शन सेलेक्ट की। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, M फॉर मेल एंड F फॉर फीमेल। तो इसका साइज कितना होगा? ऑब्वियसली इस फील्ड में या M आएगा या F आएगा, तो मैंने कह दिया इसका फील्ड साइज 1। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर आप 255 ही रहने दें, कल को हमें जरूरत पड़ सकती है, अगर बड़ा जेंडर लिखना हो तो हम उसको वो भी मेंशन कर सकेंगे। याद रखिएगा, आपने अपनी केस स्टडी को मोर अप्रोप्रिएट रखना है, आपने अपनी केस स्टडी को गलत नहीं करना। जितनी छोटी और एक्यूरेट अमाउंट एंटर होगी उतना ही इस फील्ड का साइज छोटा होगा। याद रखें, अगर मैं यहाँ पर 6 कर देता हूं तो 5, अगर मैं खाली M लिखता हूं तो 5 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जो है वो मेरे एक रिकॉर्ड में स्टोर होंगे। अगर आपके 100 रिकॉर्ड है तो 500 एक्स्ट्रा कैरेक्टर स्टोर होंगे। अगर आपके 5000 रिकॉर्ड है तो फिर आपके 50,000 या समथिंग लाइक 25,000 जो है वो आपके एक्स्ट्रा कैरेक्टर स्टोर होंगे, जिससे आपके डेटाबेस का साइज जल्दी जल्दी बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे डेटाबेस का साइज बढ़ता जाएगा मेरी एक्सेस की फाइल की स्पीड कम होती जाएगी। जैसे ही मेरी फाइल की स्पीड कम होती जाएगी मेरा एक्सेस किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करने में ज्यादा टाइम लेगा, और डेटाबेस को उस सूरत में फ्लॉप कंसिडर किया जाता है जब ये ज्यादा टाइम जो है वो मांगता है। मैंने क्या किया, फील्ड साइज मैंने मेंशन कर दिया कि मेरे पास 6 है। जेंडर मैंने कहा M या F स्टोर करता है, सो मोर अप्रोप्रिएटली आई जस्ट एंटर 1। मैंने यहाँ पे 1 साइज जो है एंटर किया। मैं पहली दफा इस टेबल को सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल S दबाया, आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स नजर आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि टेबल का क्या नाम है। मैंने कहा टेबल स्टूडेंट। ओके, क्योंकि TBL स्टूडेंट ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसने मुझे कहा है कि द नेम यू एंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप। मैंने कहा नो, आई जस्ट कैंसल दैट। मैं कहता हूँ स्टूडेंट डिजाइन, ओके कर देता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है प्राइमरी की, अभी मैं आपको नहीं बता रहा कि प्राइमरी की क्या होती है, सो यू जस्ट लीव इट ब्लैंक। नो मैंने करके इसको छोड़ दिया है। यहाँ आप इसके नेविगेशन बार में देखें तो आपको नजर आ रहा है कि आपने एक TBL स्टूडेंट डिजाइन के नाम से टेबल क्रिएट कर लिया है। अब मैं आता हूँ इसके टॉप एरिया में होम के अंदर और इसका व्यू चेंज करता हूँ डाटा शीट व्यू। तो देखें ये वही जगह आ गई जहाँ से हमने डाटा शीट व्यू में अपनी वर्किंग करना शुरू की थी। और अगर आप यहाँ देखें तो अब मैं इसके अंदर अगर लिखता हूँ तो मैं एक कैरेक्टर से बड़ा डाटा एंटर नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रिस्ट्रिक्शन डिजाइन में जाके की हैं वो आपकी डाटा शीट मोड में डाटा एंट्री करते वक्त इंप्लीमेंट होंगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो वही जगह है, ये डाटा वैलिडेशन की तरह ही है। तो देखें आगे ऑप्शन भी वही आ रही है, जेंडर M या F। मैं कहता हूँ फॉर्मेट। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जेंडर में M या F लिखता हूँ, ये मैंने बड़ा लिखा, ये मैंने छोटा लिखा। इट्स लुक वेरी ऑकवर्ड कि एक बड़ा लग रहा है एक छोटा लग रहा है। मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, डिज़ाइन में प्रॉपर्टी है फॉर्मेट। मेरे पास यहाँ डिफरेंट फॉर्मेट स्टाइल्स मौजूद होंगे, डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप को डील कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई फॉर्मेट नहीं है, मैं यहाँ ग्रेटर देन यूज़ कर लेता हूँ। ग्रेटर देन का सिंबल जो है ये क्या करेगा, आप इसे रन करें, आप देखेंगे जो छोटे F थे वो भी बड़े हो गए। अगर मैं तमाम जेंडर्स छोटे के इसमें शो करना चाहता हूँ तो आप यहाँ लेस देन का साइन यूज़ कर लें और आप देखेंगे कि आपके तमाम बड़े F जो हैं वो छोटे हो गए हैं। मैं डिज़ाइन में वापस जाता हूँ, अगर आप फॉर्मेट नहीं सेट करना चाहते आप इसको रिमूव कर दें। याद रखिएगा फॉर्मेट उस वक्त अप्लाई होते हैं जब हम डाटा एंट्री करने के बाद फील्ड से बाहर आते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि डाटा एंट्री करते वक्त ही मेरी मर्जी का डाटा एंटर हो, जैसा कि मैं जस्ट एक डमी एग्जांपल दे रहा हूं, बाद में इसको फर्दर एलेबोरेट करता हूं कि CNIC है।
अब CNIC का एक प्रॉपर मास्क होना चाहिए, पहले 5 करैक्टर, फिर डैश, फिर 7 करैक्टर, फिर डैश, फिर 1। अगर मैं लिखूं तो इट्स डजंट सूट्स मी कि ये सही नहीं मैंने लिखा। मैं इसको रिमूव करता हूं और CNIC की डाटा टाइप पर चला जाता हूं। मैंने CNIC पे क्लिक किया, मैं इसका मास्क बना रहा हूँ। मेरे पास बने बनाए मास्क भी मौजूद होते हैं डिपेंडिंग द फील्ड साइज। यहाँ पर आपके पास देखें मेरे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर पड़ा हुआ है, जिप कोड है। अगर आप बाहर के मुल्क होते तो यकीनन आप सोशल सिक्योरिटी नंबर लेते। मेरे पास और बहुत से मास्क पड़े हुए हैं, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस लिस्ट को एडिट करता हूँ और मुझे अपनी मर्जी का मास्क क्रिएट करना है। नीचे ही जो पट्टी आ रही है जिसमें फर्स्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट और ऐड के बटन मौजूद हैं, ये आपकी कहलाती है नेविगेशन बार। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ जाकर मैं अपना फील्ड बना रहा हूँ। मैंने कह दिया मैं जब भी अपने प्रोजेक्ट में CNIC यूज़ करूँ तो उसका मास्क कुछ इस तरह का हो, 0 0 0, 5 दफ़ा मैंने 0 डाला, फिर मैंने डाली डैश, फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा 0 डाला, फिर डाली डैश और फिर 1। प्लेस होल्डर, अगर इनकी जगह पर क्या नज़र आए, मैं इनकी जगह हैश साइन लगा देता हूँ। सैंपल डाटा, आप एक सैंपल डाटा देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो डाटा एंट्री के लिए आ रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट्स मीन के ये मैंने सैंपल नंबर ले लिया। अब आप इसको डन कर दें। मैंने इसको बिल्टअप कर लिया है, क्लोज करता हूँ। आप देखिएगा कि आपकी इसी लिस्ट के अंदर आपके पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में CNIC आपने एक नया फील्ड जनरेट करवा लिया। आप नेक्स्ट करें। क्या आप इस CNIC फील्ड के अंदर जो है इनपुट मास्क में ये एक्स्ट्रा स्पेसेस चाहते हैं? मैं तो नहीं चाहता। आप किस तरह की ट्राई चाहते हैं? अगर आप कोई एंट्री करके देखना चाहते हैं आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट कर दिया। मैं इस डैश के साथ स्टोर करना चाहता हूँ कि डैश के बगैर स्टोर करना चाहता हूँ? मैं इस डैश के चले विदाउट दैट डैश में स्टोर करता हूँ। याद रखिएगा जब हम बिगिनर्स होते हैं ना, जब हम अपने काम में अपनी वर्किंग का आगाज़ करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब आप जैसे आप लोग हैं, हम इसको पहली दफ़ा सपोज पढ़ रहे हैं, तो फिर हम डैशेस को स्टोर करेंगे ताकि मुझे अपने क्लाइंट को लिबरेट करने में आसानी हो। अदरवाइज रूल यही होता है कि हम विदाउट द सिंबल्स जो है ना वो अपने डेटाबेस में डाटा स्टोर करते हैं, ताकि जो 2 डैशें स्टोर करके मैंने डाटा वेस्ट करना है वो चीज़ भी परफॉर्म मुझे ना करनी पड़े। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे विद द सिंबल्स कर देता हूँ। नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया तो ये विज़िट आपका कंप्लीट हो गया है, जिसके अगर मैं पढ़ूँ तो कैसे लिबरेट करूँगा? मैं कहूँगा 1 2 3 4 5 5 0 उसके बाद एक डैश, यानी जब मुझे कोई चीज़ दरमियान में लिबरेट करनी होती है तो मैं इस बैकस्लैश को यूज़ करके डैश यूज़ करता हूँ। उसके बाद मेरे पास जो वर्किंग है फिर 7 करैक्टर है, फिर उसी तरह मैंने डैश प्रिंट कराई और इस सेमीकोलन का मतलब होता है कि मास्क आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया है। जबकि ये 0 उसके आगे एडिशनल कोई वैल्यू नहीं है, जबकि ये हैश आपके प्लेस होल्डर को शो करता है। इसके अलावा और भी बहुत से मास्क हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। कैप्शन, इस फील्ड का नाम लिखा हुआ है CNIC विच लुक्स गुड। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं कंप्यूटर नेशनल ID कार्ड में तो वो आपकी मर्जी है। मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आप इसके लिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं, शनाख्ती कार्ड के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हर नई एंट्री का, हर नए रिकॉर्ड का CNIC डिफरेंट होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ जाता हूँ जेंडर के ऊपर और इन्हीं फील्ड्स की बात करता हूँ। मैंने कह दिया जेंडर पे मैंने इसको सेट कर दिया ग्रेटर देन। इनपुट मास्क की बाद में बात करेंगे। एस जेंडर डजंट लुक गुड टू मी। अगर मैं इसको सेव करूं और आपको रन करके दिखाऊं तो यहाँ देखें आपके पास एस जेंडर आ रहा है। ज़रा CNIC पे नज़र मार के देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो डाटा मैंने सेट किया था इनपुट मास्क के लिए वो आपके पास आ गया है और ये मुझे गलत एंट्री भी नहीं करने दे रहा। मैंने कहा ओके, मैं वापस आ जाता हूँ जेंडर के ऊपर। जेंडर के अंदर मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं कैप्शन चाहता हूँ। कैप्शन क्या है? एस जेंडर विच डजंट लुक गुड टू मी, आई जस्ट गो द डिज़ाइन ऑप्शन, क्लिक कैप्शन। मैंने कह दिया STUDENT स्टूडेंट जेंडर, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मैंने इसको सेव कर दिया। मैं रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जेंडर आपके पास लिखा हुआ आ गया। टेबल की फॉर्मेटिंग की थोड़ी सी बात करते हैं। क्रॉस हेड से टेबल को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके आप तमाम टेबल की फॉर्मेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मुझे बताना नहीं चाहिए, ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो आप एक्सेल में देख चुके हैं और आपके ड्रॉप डाउन बॉक्सेस भी आ चुके हैं जो कि आपको फिल्टर ऑप्शन की, ऑटो फिल्टर ऑप्शन की याद भी दिलाते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटिंग में इसके ऊपर डिटेल में रोशनी डालेंगे। अभी फिलहाल मैं डिज़ाइन मोड पे वापस चला गया। डिज़ाइन मोड में मैंने जेंडर की प्रॉपर्टी सेलेक्ट की और उसमें कैप्शन मैंने स्टूडेंट जेंडर दे दिया, डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, जेंडर में या तो एम आ सकता है या एफ आ सकता है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे। अगर मैं किसी स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि मेरे पास स्कूल में मेल्स की तादाद ज़्यादा है या फीमेल्स की तादाद ज़्यादा है। अगर वो सिर्फ फीमेल्स का स्कूल है तो मैं कहता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू में एफ कर लूँगा। अगर वो सिर्फ मेल्स का स्कूल है तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू एम कर लूँगा। अगर वो दोनों पे मुश्तमिल है तो जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है मैं उनकी वैल्यू करूँगा। तो मेरे पास क्योंकि इस वक्त क्लास के अंदर फीमेल की स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है तो मैं यहाँ एफ लिख देता हूँ। दैट्स मीन कि जब भी मैं कोई नया रिकॉर्ड एंटर करने जाऊँगा तो मेरे पास फीमेल का डाटा पहले से एंटर होगा। मसला देखें, अगर मैं पुराना डाटा डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैं नया डाटा एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ AYASHA आयशा, मैंने आयशा का नाम एंटर किया, मैं कहता हूँ हिबा, मैंने हिबा का नाम एंटर किया, मैं कहता हूँ अनम, मैंने अनम का नाम एंटर किया। तो आप देखें कि इनके जेंडर ऑटोमेटिकली फीमेल स्टोर हो रहे हैं और मुझे चेंज भी नहीं करने पड़ रहे। अदरवाइज अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई काशिफ नाम का बच्चा आ गया है तो मैं उसका डाटा चेंज करके मेल उसको बना सकता हूँ, ठीक है। बट मैं डिफॉल्ट वैल्यू ये बताती है कि डाटा कौन सा खुद ब खुद एंटर हो जाए। मैं कहता हूँ नहीं, लेकिन मुझे एक रूल है कि एम और एफ के अलावा कोई और डाटा एंटर ना हो सके। तो मैंने यहाँ कह दिया वैलिडेशन रूल में एम और एफ। Here M stands for male and F stands for female। अगर आप ऑप्शंस को स्टडी करें तो इसके अंदर भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपको फंक्शन कोड के अंदर जो है वो मिलती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर आप बने बनाए वैलिडेशन रूल यूज़ करना चाहते हैं किसी भी और फील्ड से, आपने बिल्ट इन फंक्शन से, जो भी वही फंक्शन है जो आपने एक्सेल में भी देखे हैं, इन फंक्शन से या किसी कॉन्स्टेंट से या अपने किसी ऑपरेटर से यहाँ पर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो वो आप बिल्ड कर सकते हैं। इस तरह किसी भी जगह प्रोग्रामिंग करने को हम एक्सप्रेशन बिल्डर मोड कहते हैं। तो एक हमारा कोड बिल्डर था, ये दूसरी लुक है जिसे हम एक्सप्रेशन बिल्डर मोड कहते हैं। आई जस्ट गो देयर क्लोज, मैंने इसको क्लोज कर दिया। मुझे मेल और फीमेल दो ही एंट्रीज चाहिए। सेव करता हूँ, अपने डाटे को रन करता हूँ, यस किया, रन किया। जैसे ही मैं रन करूंगा आई गॉट अ मेज। आई सेड अनम का जो जेंडर है वो नॉट स्पेसिफाई करना चाहती है, ना बताना नहीं चाहती कि उसका जेंडर क्या है। मैंने एन करने की कोशिश की बट इट गिव मी एन वेरी ऑकवर्ड सा, इसने मुझे एक मैसी बॉक्स दे दिया है। क्या कहा है, वन और मोर वैल्यूज आर प्रोहिबिटेड बाय द वैलिडेशन रूल एम और एफ सेट द टीपीएल। तो पता नहीं क्या अजीब सी बातें बता रहा है, ये करो ये करो ये करो। आई जस्ट रिमूव दिस। क्या वो ये रहा है कि जो मैसेज आपने दिया है वो ठीक नहीं है। तो वैलिडेशन टेक्स्ट में जाएं, मैं कहता हूँ प्लीज एंटर वैलिड जेंडर फॉर स्टूडेंट। ब्रैकेट में जाके मैं क्या देता हूं, सिलेक्ट एम और एफ। ओके, रन किया। अनम ने कहा मैं अपना जेंडर नॉट स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, तो मैंने अनम को एक मैसेज दे दिया कि प्लीज एंटर वैलिड जेंडर फॉर स्टूडेंट, सिलेक्ट एम और एफ। आप इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं दे सकते। ओके गुड, समझ आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन आती है मेरे पास रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। देखिए मैं यहाँ गया, मैंने कहा जी यहाँ पर हम एक ले लेते हैं इब्रार स्टूडेंट। इब्रार ने ना अपना जेंडर ही नहीं बताना गवारा किया, आगे चला गया। ओ ये नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ इब्रार शुड टेल जेंडर कि वो मेल है या फीमेल है, या कोई भी स्टूडेंट है तो उसका जेंडर बताना लाजमी है। ऐसे फील्ड्स जिन्हें आप नेसेसरी करना चाहते हैं, लाजमी करना चाहते हैं, वहां रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी पर आपके पास लिखा हुआ नो, इसको यस कर दें, सेव कर दें। आपने जैसे ही अपनी चेंजिंग सेव की, अब अगर इब्रार ऐसी कोशिश करेगा कि वो बगैर बताए अपना जेंडर आगे जाना चाहेगा तो आपका जो वैलिडेशन रूल था वो उसको ब्लॉक कर देगा। वो कहेगा नहीं, खाली भी नहीं छोड़ सकते। सो आप यहाँ से ये वैल्यूज़ जो हैं वो सेट कर सकते हैं। नीचे की ऑप्शंस दूसरी ऑप्शन पे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप नंबर में देखें तो डेसिमल प्लेसेस, ऑब्वियसली इसमें नंबर, तो नंबर में क्या हो सकता है, लॉन्ग इंटीजर हो सकता है, बाइट इंटीजर, सिंगल, डबल और एप्लीकेशन आईडी एंड डेसिमल। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप लॉन्ग इंटीजर करते हैं और उसमें आप डेसिमल देना चाहते हैं तो
कितने डेसिमल तक आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप वो भी बता सकते हैं। आपके इसी लॉन्ग इंटीजर का फॉर्मेट क्या होगा, वो जनरल नंबर की तरह नजर आए, करेंसी, ये सारी वही ऑप्शन है जो Ctrl+1 करके आपने नंबर टैब में पढ़ी थी। इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट अगर कोई कुछ एंटर नहीं होता, क्योंकि नंबर डाटा टाइप में 0 जो है वो बाय डिफॉल्ट एंटर होना चाहिए। वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, रिक्वायर्ड इंडेक्स, टेक्स्ट लाइन, ये सब आप खुद जान सकते हैं। डेट एंड टाइम की बात करते हैं। डेट एंड टाइम के अंदर जो नई चीज़ आपको नज़र आती है वो आपके पास जो है वो कुछ भी नहीं है, बाकी वही तमाम ऑप्शन है वो आपके पास अवेलेबल आ रही हैं। एक चीज़ लास्ट मुझे नज़र आती है, शो डेट पिकर फॉर डेट्स। अगर मैंने कहा है डेट्स के लिए डेट पिकर यूज़ करें तो ये क्या चीज़ है, मैंने इसको सेव कर दिया, मैं रन करता हूँ, डेट एंड टाइम डाटा टाइप पे आ जाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया आप देखें साथ छोटा सा कैलेंडर आ गया। आप इस पर क्लिक करें तो ये एक टूल ओपन हो गया है। इस एनवायरनमेंट को, ये जो टूल ओपन हुआ है, इसे डेट पिकर कंट्रोल कहते हैं। यहाँ से आप कोई भी डेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। वैसे आप मैनुअली भी यहाँ डेट लिख सकते हैं। अगर मैं इस रेड टाइप को फॉर डेट्स की बजाय नेवर कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, अब अगर आप डेट एंड टाइप पे आते हैं तो आपको वो डेट पिकर कंट्रोल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मैं देखना चाहता हूँ बिकॉज इट्स क्वाइट हैंडी व्हेन यू एंटर द करंट डेट। ओके, इज एजुकेटेड, येस नो डाटा टाइप है। इसके अंदर भी आपको कोई नई ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रही। ईमेल एड्रेस में क्या है, मैंने कहा जी ईमेल एड्रेस में आपको जो ऑप्शन नज़र आ रही है वो है अपेंड ओनली। आप इसमें चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपकी मर्ज़ी है। आप अलाइनमेंट क्या चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, और बाकी ऑप्शंस पुरानी हैं। क्वालिफिकेशन आपकी टेक्स्ट की तरह ही है। थोड़ा सा नीचे करते हैं, OLE ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये मिला जी OLE ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, OLE ऑब्जेक्ट की कैप्शन, उसकी कैप्शन क्या है, रिक्वायर्ड है कि नहीं, और उसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है। याद रखिएगा जिसकी आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट समझ नहीं आई आपने उसमें जनरल ऑप्शन ही सिलेक्ट करनी है। नंबर आपका डिजिट्स होता है और डिजिट में आपकी बाकी नंबर वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जबकि अटैचमेंट्स के अंदर दो ही ऑप्शन है कि रिक्वायर्ड है कुछ बताना कि नहीं। मसलन आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट आए और अपनी आपके CV जो आपने प्रोफाइल्स हैं वो ड्रॉप करें, तो उनकी CVs के टेस्टिमोनियल्स के लिए उसकी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह अगर आप ऑनलाइन स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा साथ बटन होता है अपलोड करें, आप अपलोड पे क्लिक करते हैं और पीछे डेटाबेस में वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो उसके लिए हम अटैचमेंट्स की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ अपने डाटा में, एक एंट्री मुकम्मल करके देखते हैं। मैंने आयशा का नाम लिखा, आयशा के फादर का नाम कर देते हैं HEMZA हमज़ा, और एड्रेस इनका दे देते हैं ABC XYZ 1 एंड जेंडर इसका फीमेल है। फीस इसने दी है 2500। डेट ऑफ बर्थ इसकी कब ये पैदा हुई है, तो आज इसकी बर्थडे कर देते हैं, लेकिन इसको 16 साल का कर देते हैं। नेक्स्ट, ये पढ़ी लिखी है कि नहीं, जी हाँ इसने मैट्रिक किया हुआ है। उसके बाद इसका ईमेल एड्रेस है, मैंने कहा आयशा AYASHA। आप देखिए मैंने कुछ नहीं लगाया, कोई हाइपरलिंक नहीं लगाया, @gmail.com। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन, इसने मैट्रिक किया हुआ है। उसके बाद मैंने कहा इसकी कंट्री पाकिस्तान है। अच्छा, PK मैं एक ड्रॉप डाउन बॉक्स की शक्ल में शो करना चाहता हूँ। मैं आगे जाता हूँ, एक मिनट ठहरिएगा, पिक्चर लगा लेते हैं। पिक्चर कैसे लगाते हैं, देखिए इस पर डबल क्लिक करें, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसमें पिक्चर लगानी है इस पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है, आप यहाँ से जाकर कोई भी इमेज कहीं से भी पाथ दे सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम फाइल, आप उसको ब्राउज करें, जहाँ भी आपका इमेज पड़ा है आप उसका लिंक कर सकते हैं। लिंक करेंगे तो इमेज में चेंज करेंगे तो आपकी फाइल में ऑटोमेटिकली तब्दीली हो जाएगी। मैं चाहता हूँ सिर्फ आइकन की तरह डिस्प्ले हो, वो भी आप कर सकते हैं। आई डोंट लाइक दिस वन, सो मैं क्रिएट न्यू करना चाहता हूँ। मैं एक बिट में इमेज बनाता हूँ, ओके करूँगा तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो गया है। आप इसके ऊपर जाकर कोई भी इमेज